सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे साथ अब्दुल कयूम साहब होंगे। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक तकरीर मेरा ख्याल शायद आपने भी सुनी होगी। वो कह रहे जी कि इनको कत्ल करना वो बड़ा सवाब का काम है और कुरान मजीद के हवाले दिए जा रहे, जिहाद के बारे में मुख्तलिफ तरीक़ों से कौम को बताया जा रहा है। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ। अच्छा, ये बताइए कि कभी हमारे जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन्होंने रिश्वत के खिलाफ जिहाद नहीं किया कभी? जो भी दो नंबर काम अब मैं गिनवाने लगूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उनके बारे में आप सुनते रहते हैं अक्सर, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनाब ऐसा कोई जिहाद किया हो कि इन लोगों को बताया जाए जनाब ये सब कुछ गलत है। तो सारे तशद्दुद की तरफ ही बताया जा रहा है कि तशद्दुद करो। अब बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कहेंगे आप? मुबारक साहब, पहली बात यह है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है इसका कोई काम नहीं है कि ये कौम को लेक्चर दे कि इस्लाम क्या चीज़ है, जहाद क्या चीज़ है और कौन सी चीज़ कुरान करीम में जहाद बताई गई है, कौन सी चीज़ें जो है वो इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम के फेवर में बताई। ये इसका काम नहीं है, क्योंकि चूंकि आपकी स्टेट नहीं चल रही और वहां पे मुल्ला जो है वो बिके हुए हैं। तो ये बंदा जो खुद अगर ये दयानतदार हो और इसका इस्लाम के ऊपर ईमान हो और इसने जिस तरीके से ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, जिस तरीके से 2 ढाई 3 साल से ये पाकिस्तान के लोगों को खून पसीना ये करवा रहा है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना था 3 साल के लिए। इसका काम है मिलिट्री डिफेंस के ऊपर तवज्जो देना, ये पूरे मुल्क को ये नचा रहा है। तो पहली बात यह है कि बदयानत आदमी तो खुद है। अभी ये जो लेक्चर दे रहे हैं कि ये इसको मारोगे तो जन्नत मिलेगी, तो इसको छोड़ दोगे तो ये होगा वो, ये इट्स अ फ्रॉड। इस्लाम में सब कुछ बता दिया गया है और स्टेट आपकी एक मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है। आपके अंदर बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में आलम बैठे हुए हैं जो रियल आलम है इस्लाम के बारे में, वो नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की आज तक। हर बंदा कहता है पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता है पाकिस्तान के लोग हमारे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी, दूसरे लोग जो पाकिस्तान का खास हिस्सा, वो कहते हैं पूरी कौम हमारे साथ है। अपोजिशन कहती है पूरी कौम हमारे साथ है। बताएं आप कौम किसके साथ है? किसी के साथ भी नहीं है। ये ये वो लोग हैं जो कौम को बरगला रहे हैं, कौम को पटरी से उतार रहे हैं। ये इस्लाम नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज नो, इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि पाकिस्तान का ये बंदा जो है जो बात करेगा वो सही है। अभी चूंकि आपके मुल्ला बिके हुए हैं, आपके जजेस बिके हुए हैं, इंसाफ या फैसला करना जजेस बैठे हुए हैं, आपकी पूरी स्टेट जो है वो इनके कब्जे में है। तो ये इस तरह की बातें, चूंकि ये जो 4 बंदे इसने बैठाए हुए हैं ये वही लोग हैं जो वो क्या कहते हैं लिफाफे वाले लोग हैं। वहां से इनको सहूलियात दी जाती है, आके खाते पीते खाना शाना खा के चले जाएंगे। तो ये बदबख्ती है मुबारक साहब, हमारे लिए बहुत बड़ी बदबख्ती है। एक पाकिस्तान जैसे मुल्क, करप्ट तरीन लोगों का मुल्क, उसका एक आर्मी के सरबराह जो गलत तरीके से बनाया गया था और गलत तरीके, आज से 2 ढाई साल आप हैरान हो गए मुबारक साहब। एक बात मैं आपको बताऊं, आप देखें कि एक आदमी ने लाइव टीवी के ऊपर बताया, तो वो इमरान से मिलने गया तो उसको 4 महीने पहले जो उन्होंने अरेस्ट किया तो उसको एक फट्टे के ऊपर, लकड़ के फट्टे के ऊपर, कोई सराहना नहीं, कोई चादर नहीं, कोई नीचे जिसको कहते हैं हम लोग गदा या कोई चीज, उसको रखा इन्होंने। इसको पुराना गला सड़ा खाना देते थे, इसके साथ वो जुल्म किए इसने। यही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था जो आज बड़े लेक्चर दे रहा है। अगर आपकी कौम जिंदा होती तो इस शख्स को जैसे दुनिया में होता है कि ये आदमी बिल्कुल फेल हुआ है। जब से ये आया है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म जो है वो 200% हो गई है। हर रोज आर्मी के लोग, सिविलियन पुलिस मारे जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ये टस से मस नहीं हो रहा। कोई और सदर होता, वज़ीर आज़म होता, इसको विद इन 24 आवर्स इसको डिसमिस करता, नौकरी से निकालता, इसकी पेंशन बंद कर देता, इसके साथ से जब्त कर लेता और इंक्वायरी शुरू कर देता। तू कौन है? ये नहीं हुआ ना। तो इसलिए ये कौम को बरगलाना, अगर आपकी कौम जिंदा हो तो इस आदमी के अल्फाज एक भी न सुने। ये बहुत अंदर से बहुत मुनाफिक आदमी है। इसने पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तानी अवाम, इंसाफ और हर चीज के साथ, आइन के साथ इसने जुल्म किया है। तो ये इस तरह की बातें कोई भटका हुआ आदमी सुन सकता है।
सर मोहसिन नकवी आज तक गायब है। पता चला है कि वो बीमार है, कोई कहता है वो दुबई में चला गया, कोई कहता है ये जब से ट्रेन वाला मामला आया है। लेकिन अंदर की खबर ये भी चल रही है कि उसको इन्होंने खुद ही छुट्टी कराने का फैसला कर लिया है। और ये तो आपको पता है, ये लोग इस्तेमाल करने के लिए ऐसे ही चमचे कड़छे ढूंढते रहते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, उनके ज़रिए जुल्म करवाते हैं। इससे पहले जनरल फैसल नसीर को भी इन्होंने इसी तरह बताया ही नहीं कि वो कहाँ मर गया, गर्क हो गया। तो इस्तेमाल के बाद क्या वैल्यू रहती है ऐसे लोगों की? अभी देखें मुबारक साहब के अल्लाह की कुदरत जो है, जो सच्चे मुसलमान हैं वो अल्लाह ताला की किताब, सच्ची किताब के ऊपर ईमान रखते हैं और जो जो किताब के अंदर दिया गया उसके ऊपर ईमान रखते हैं। ये है मुसलमानों का अकीदा। जी। जो भटके हुए लोग होते हैं, जो किराए के लोग होते हैं, जो शैतानी ये कुव्वत है, वो अल्लाह की ताकत के ऊपर यकीन नहीं रखते और उनका असर क्या होता है। फिर आपको तारीख पढ़े सारी दुनिया की कि उनका आखिर क्या असर होता है। तो ये जनरल फैसल नसीर और ये बंदा, इसकी शक्ल और सूरत मैं पहले दिन से जब देखता था मुबारक साहब, तो मुझे अफसोस होता था कि ये बंदा जिसको कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, ये एक जर्नलिस्ट था, ये फ्रॉड करके इसने कोई एक आध टेलीविजन दो खोले हुए थे। और ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़ी आजकल वो इस्लाम की बातें कर रहा है, तो वो इसी का कोई रिश्तेदार है, इसने इसको पंजाब में लगाया। सिर्फ इमरान उसकी कुव्वत को दबाने के लिए बड़े बड़े इसने जुल्म किए, इस लाहौर में, इस्लामाबाद में। तो फिर कुदरत बड़ी ताकत वाली होती है। कोई वक्त आ जाता है मुबारक साहब के हिसाब किताब देना होता है। ये ना कोई सोचे कि इस दुनिया में जितने मैं जुल्म कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूँ, लूटमार कर रहा हूँ, कत्ल करवा रहा हूँ, तो कोई पूछता नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हिसाब देना ही होता है। ये अभी इसको इन्होंने निकाला है, ये खुद डर के भाग गया है, ये अल्लाह ने इसको किसी बीमारी में पकड़ लिया है। ये तो अभी ज़ाहिर हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, लेकिन मुख्तलिफ बातें जैसे आपने भी की, ये चीजें मीडिया में आ रही हैं कि इसको निकाल दिया गया है, इसको बीमारी लग गई है, ये भाग गया है डर के। ये बहुत सारे तबसरा नगारों ने ऐसे ही बोला है। सर एक और बड़ा पाकिस्तान में आजकल जो प्रॉब्लम बना हुआ है, उलमा का कत्ल हो रहा है। कभी किसी मौलवी को उड़ा देते हैं, कभी किसी को। क्या बनेगा मौलवी? ये अगर इसी तरह मरते हैं तो वहां पे फिर आपको पता है मौलवियों की कमी होगी, तो मुल्क में फितना और फसाद में भी कमी हो जाएगी। देखिए मुबारक साहब, मुल्ला जो है, मुल्ला दुनिया में आप इस्लामी तारीख की बात करें, आप इस्लामी ममालिक की बात करें, मुल्ला जो है ये एक ऐसा तबका पैदा किया गया है पाकिस्तान के अंदर जो सारे मुशरक हैं। ये अल्लाह ताला की बातों को मानते ही नहीं है। ये वो इन्होंने अपना इस्लाम जो है वो बनाया हुआ है, जबकि इस्लाम जो है वो कुरान करीम है, उसके अंदर क्या बताया गया है, वो मानने वाले लोग मुसलमान हैं और जो अल्लाह को मानते हैं, उसकी बताए हुए तरीके मानते हैं, बातें मानते हैं। ये वो लोग हैं जो पैदा किए गए हैं मुबारक साहब। ये कौम के अंदर ऐसी एक नई कौम पैदा की गई है जो इस्लाम के नाम पे लोगों को जो है कत्ल गारत करवा रहे हैं, लोगों को गलत तरीके से बदनाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये मुल्ला कर रहे हैं। और मुल्ला खुद मुसलमान नहीं है, सबसे बड़ी बात है। मैंने कई दफा बोला, ये बड़ी दलेरी की बात है और मैं सच्ची बात करता हूँ, ये मुसलमान नहीं है। आप देख लें इस तरह लोगों से झूठ मूठ करके पैसे बटोरते हैं, फिर खाते हैं, फिर अपने मोहल्ले और माल बनाते हैं पाकिस्तान में। और शक्लें इनकी देखो, दाढ़ियां देखो, पेट देखो, 3-3 टन निकले हुए हैं। इनको ABC नहीं आता इस्लाम का मुबारक साहब, इनको कुरान पढ़ना ही नहीं आता, इनको कुरान का मतलब ही नहीं आता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे इमाम है? मैं नहीं मानता। आप देखें कि इस्लाम बड़ी एक वाज़े और बड़ी क्लियर चीज है और वो सिर्फ कुरान करीम है। तो ये तबका पैदा किया गया है जो जो इस तरह की चीजें पैदा करके, तो वो शरीफ लोगों को, वो अच्छे लोगों को मरवाने के लिए इन्होंने तरीके ढूंढे हुए हैं। लेकिन आपका मुल्क जिंदा हो ना, आपका आइन जिंदा हो, आपके जजेस जिंदा हो, आपका सिस्टम जिंदा हो, तो फिर कोई ना कर पाए। हर मुल्क, उस पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है आप देखें, डाकूइज्म। ये डाकूइज्म आप देखें मुबारक साहब, जो कराची में हो रहा है, जो आप मीडिया पे देखते हैं, जिस मुल्क का सरबरा एक बड़ा डाकू हो, जिस मुल्क के सरबरा और वजीर आजम और ये उसकी काबीना और उसकी पूरी पार्लियामेंट डाकू हो, सारे डाकू हो, तो गली मोहल्ले में कराची में आप देखें कि हर गली मोहल्ले में हर रोज वहां पे डाकू जो है लोगों से जबरदस्ती गाड़ियां छीन रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, पैसा छीन रहे हैं, खाने पीने की चीजें छीन रहे हैं, उनको रिवॉल्वर दिखा रहे हैं। आपके किधर है आपकी फौज? आपकी किधर है वो पुलिस? आपके किधर है रेंजर्स?
कौन से मुल्क के अंदर जो है लेकिन वो अमन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डाकू, कराची का डाकू जो सदर बना है, तो पूरी कराची में, पूरे सिंध में तमाम स्टूडेंट जो है वो नकल लगा के इम्तिहान पास कर रहे हैं। मुबारक साहब, ये जो कौम तैयार हो रही है, तो वहां पे तो किसी का नहीं है। बलूचिस्तान में जो हुआ, ये एक सबक आमोज चीज थी, ये एक सबक आमोज चीज है। क्या हम कह सकते हैं कि सारे जो लोग लड़ रहे हैं वो सारे, वो क्या है, वो शैतानी कुव्वत है? नो, उनके अंदर इन इन लोगों के खिलाफ, मुल्ला के खिलाफ, ये आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, और वही ये जो डाकू सदर वजीर आजम, इनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो ये तो फैसला अल्लाह करेगा, बंदा तो नहीं कर सकता। कि चोर मर जाए तो शहीद है, तो जो असल बंदा मर जाए, इस्लाम का मुसलमान है, वो शहीद नहीं है। ये अल्लाह फैसले करता है, कोई किसी को शहीद नहीं कह सकता, कोई किसी को जन्नत में नहीं भेज सकता। दुनिया के अंदर ये जनती हो गया, नो, ये सिर्फ अल्लाह ताला करेगा, और ये फैसले क़यामत में होंगे मुबारक साहब, ये कब्र के अंदर नहीं होंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि वैसे तो बड़ा इस्लाम की बातें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहा है, इलेक्शन चोरी करवा दिए, अपनी बेटियों को डिप्लोमेट पासपोर्ट जारी करा दिए, फिर ये 60 बंदे उम्रा पे गए हुए हैं वो अपना मुल्क के खर्चे के ऊपर। तो जहाँ पे दयानतदारी नहीं है वहाँ पे दयानतदारी की बातें क्यों की जाती हैं? इसलिए कि कौम बेवकूफ है, ये कौम मुर्दा है, ये कौम के अदाले मुर्दा है, ये कौम के जजेस जो आरामखोर हैं। मैं आपको कई दफा बातें करता हूँ। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक वकील एक ऐसी कौम है जो कभी सच को नहीं मानती। ये आपको याद होगा और आपको पता है, जब ये अदालतों में जाते हैं तो सच्ची बातें जो दूसरी तरफ से हो रही है तो उसको नहीं मानता, नहीं, झूठ है, हर चीज झूठ है। तो वकीलों के दिमाग जो है वो उनके अंदर खर होता है, दिमाग होता है उनका, वो हर चीज को ना करते हैं, सच्ची बात को ना करते हैं। तो जहां जहां ये वकील बैठे हैं, इनकी बातें सुने आप हैरान होंगे। ये कौन लोग हैं जो सच को झूठ करते हैं और झूठ को सच करा के पैसे कमाते हैं। तो ये आपके अदारे जिंदा हों तो मुबारक साहब, एक ऐसा बंदा जो आपने अभी बात की, इसने इलेक्शन चोरी करवाए, इसने इमरान, उसकी पूरी पार्टी, औरतों मर्दों के साथ जुल्म और सितम किया। आज भी जुल्म और सितम, इसका कोई हक नहीं है। ये नौकर है मिनिस्ट्री डिफेंस का। जैसे दुनिया में तमाम दुनिया के ममालिक 295 195 या 200 220 225 मुल्क है, हर मुल्क में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। कभी किसी ने सुना है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेक्चर दे रहे हैं? सऊदीया में लिख के लेक्चर देते हैं। मैं अरब मुल्कों में रहा हूँ मुबारक साहब, वहां पे मुल्ला को लिखा हुआ लेक्चर आता है, लिखी हुई चीज आती है, वो पढ़ते हैं, खुतबे, सब कुछ। किसी की जरूरत नहीं को एक अल्फाज एक्स्ट्रा पढ़ गए। आपको अच्छी तरह याद है कि वहां पे मैदान अरफात में जो पुराना एक इमाम था, उसने अपनी तरफ से 2-4 हर्फ इस्तेमाल किए थे ईरान के खिलाफ, उसको हटा दिया गया था फौरन। वो कई सालों से था। तो आप यकीन करें कि ये होता है जो कौमें जिंदा होती हैं। और हमारे मुल्क में तो क्योंकि ये कौम भी जिंदा नहीं है, ना कोई जिंदा है, ना जजेस जिंदे हैं, ना अदारे जिंदे हैं, तो सब कुछ मुमकिन है ना। अगर होता तो यकीन करें, अगर कोई जानदार चीफ ऑफ आर्मी होता, सदर और वजीर आजम, इसको विद एन आवर इसको डिसमिस करता, इसको अरेस्ट करवाते, इसकी इंक्वायरी करवाते, तुमने क्या क्या किया इस मुल्क के साथ। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। नाज़रीन, बातें इस्लाम की, और जिस तरह उलमा ने इस्लाम के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ, अब फौज का सरबराह भी इस्लाम के नाम पे, उसको पता है ये जज्बाती कौम है, इसको हमने वैसे तो कायल नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ कुरान मजीद के याद पढ़ के इनको बेवकूफ़ बनाएंगे। पाकिस्तान जहाँ पे आपको दूर दूर तक इस्लाम का नामो निशान नज़र नहीं आता, हर गली मोहल्ले में बेईमानी, फ्रॉड की दुकानें खुली हुई हैं, चकले खुले हुए हैं, कई जगह पे मसाजिद खुले हुए हैं, कई जगह पे आपने देखा कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, मुर्दा गोश्त बेचे जा रहे हैं, कब्रों से औरतों को निकाल कर ज़्यादती की जाती है, जिंदा औरतों के साथ, बच्चों के साथ। और ये आके वहाँ पे भाषण जो दे रहा है वो इसलिए सिर्फ कि अब इनको पता है कि हम थोड़ा मुकाबला नहीं कर पा रहे और आयात की तरफ आ गए। फौज के सरबराह का काम अपनी ड्यूटी देना है। दूसरी बात ये है कि मोहसिन नकवी जो है उसको एक तो बाकायदा तौर पे जो बातें ये बता नहीं दे, जो नून लीग वाले हैं उन्होंने फैसला किया कि उसको हटाना है, और उसको ये ख़तरा, अब मैं बता देता हूँ, ये नहीं है कि कोई और उसको मरवा देगा। इन्होंने ये कोई काम डालने के लिए अंदर की खबर उस तक पहुँचाई है और वो
फिलहाल तितर बितर हो गया, हो सकता है दोबारा कोई मुआहदा हो जाए, पर्दे पे आ जाए। जिस तरह आपको पता है फैसल नसीर बीमारी में मर गया, गर्क हो गया, ये दूसरा बंदा होगा जो इबरत का निशान बनेगा। रोज़ाना बनेंगे, मगर सिर्फ उन लोगों के लिए हदायत है जो अक्ल रखते हैं, बेवकूफ़ जाहलों के लिए कहीं भी हदायत का जिक्र नहीं आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, FIR पर FIR काटी जा रही है हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान में। सर, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी FIR काटी गई है। 40 नामालूम अफराद और 8 जो है वो उनके नाम भी लिखे हुए हैं। थोड़ा सा बताएं ये किस इलाके में FIR काटी गई और क्यों काटी गई? जी, ये जो वाक़या हुआ था लाहौर में इस्लामपुरा के इलाके में, तो ये थाना इस्लामपुरा में 906/25 उन्होंने रात के एक FIR काटी है। मोहम्मद अमानुल्लाह मुद्दई है, जिनकी वजह से ये सारी कार्रवाई हुई है। तो उन्होंने एक बड़ी अजीब सी FIR बनाई है। उसमें उन्होंने 40 अफराद नामालूम डाले हैं और 8 अफराद वो डाले हैं जिसमें से किसी अफराद की वल्दियत ही नहीं है, नाम उनको पता नहीं है, किसी का नंबर लिख दिया है। और एक बड़ा अजीब सा एक वाक़या उन्होंने तहरीर किया है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। उसमें उन्होंने ये तहरीर किया कि 12 मार्च 2025 12 बजे मैं अपने दोस्तों के हमरा मोहम्मद शबीर और मोहम्मद रफीक के हमरा जो है मैं उनको मिलने के लिए 12 मार्च के 22 मार्च 21 से 12 मार्च 2 दफा का वाकया लिखा है। 21 मार्च को मेंशन किया है, यहाँ पे 21 मार्च लिखी है FIR के मुताबिक। अच्छा, ठीक है जी। जो कल के वाकये के मुताबिक, तो मैं दोस्तों के हमरा जो है गया, तो मैंने वहां पर देखा कि जो मिल्लत रोड है वहां पर चंद लोग मोटरसाइकिल पे जो अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहे हैं, नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं। और बड़ी अजीब सी बात हुई है कि वहां पर मैंने बिल्डिंग को देखा कि नज़द मिर्जा कोठी वहां पे है, रोली कोठी, मिर्जा अदीब नज़द कॉर्पोरेशन के वहां पर खारदार तारे लगी हुई है। मैंने जब अपने दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये कादियानी मलऊनों की गैर आईनी कानूनी मरकज का बनी हुई है। इसका नाम दारुल सलाम रखा हुआ है। और यहाँ पर जो 8 अफराद है, अख्तर, वसीम, साबर, फहीम, इम्तियाज वगैरह, वो बाकायदगी से नमाज अदा करते हैं। और इसके अलावा जुम्मे वाले दिन 40 नामालूम अफराद भी यहाँ पर नमाज अदा करते हैं और खुद को मुसलमान जाहिर करते हैं। और यहाँ से अंदर से हमें अजान की आवाजें भी आती हैं, तरावी की भी आवाजें आती हैं। और हमने खुफिया तौर पर इस सारे मामला को बड़ी देर से जो है वो देख रहे थे। और ये लोग जो है सादा लोगों को मुसलमान बना रहे हैं। और इसके अलावा इनके अंदर ममनुआ कुतुब, लिटरेचर और तहरीफ शुदा कुरान भी रखे हुए हैं, जो कि गैर कानूनी फेल है। लिहाजा इसके ऊपर हम कार्रवाई की दरखास्त करते हैं। इसी वजह से फिर ये जो 8 नामजद अफराद है और 40 नामजद अफराद है उनके खिलाफ FIR की गई। इसके अंदर 295A, 298B और 298C जो है वो नामजद की गई। सर, एक सवाल है यहाँ पे कि वो मुसलमान बना रहे थे, FIR में ये दर्ज किया हुआ है? वो कह रहे हैं कि मुसलमान बना नहीं रहे थे, मुसलमान ये अपने आप को मुसलमान जाहिर करके नमाज जुम्मा, तरावी और बाकी सारी इबादत बजा ला रहे थे। अच्छा। ये अपने आप को मुसलमानों के रूप में सामने लेके आते हैं, जिससे आम जो सादा लोग हैं वो इनको देख के गुमराह हो जाते हैं कि ये भी मुसलमान है। ओह, अच्छा। अच्छा सर, ये बताइए 40 नामालूम अफराद जो होते हैं, अब उनका किस तरह ये पता चलेगा कि कौन से नामालूम अफराद थे? ये जो इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये तफ्तीश के लिए जब FIR गई है, तो वो लोग जो है वो अब तफ्तीश करेंगे कि इनके जो इबादत गाह के करीब जो लोग रहते हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन की सलाम दुआ है। तो फिर वो जो भी बंदा उनको मिलेगा कि ये बंदा जो है वो कादियानी जमात का है, तो उसका नाम पता लिख के वो इस FIR में दर्ज कर सकते हैं। मतलब 40 नामलूम से मुराद है कि 40 अफराद तक उनका बीच में अंदराज हो सकता है। तो अब वो किसी को भी पकड़ के ये बात कह सकते हैं कि आप कादियानी है, लिहाजा आप यहाँ पे इबादत कर रहे थे, हमने तफ्तीश की, आपको गुनाहगार पाया गया, लिहाजा आप भी शामिल है। इसी तरह वो किसी और को भी पकड़ सकते हैं। तो ये एक ओपन उन्होंने एक वो उनके सामने एक मैदान रख दिया है कि जिसके अंदर वो तफ्तीश के लिए अपने तरीके से किसी को भी शामिल कर सकते हैं। नहीं तो ये तो कोई बात ना हुई कि जिसको मर्जी पकड़वा दें आप, जो कहेगा कि जी फलां था तो वो नामालूम में वो पकड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, वो पकड़ा जाएगा। अगर वहां पर जिस तरह ये अफराद है, ये जो अमानुल्लाह खान है और ये इसके जो दोस्त हैं, अगर वो किसी को बता देते हैं तफ्तीशी को कि जी ये बंदा भी कादियानी है और इसके साथ ये वाकिफ खान है वो भी कादियानी है, तो वो पुलिस जो है उसको पकड़ के इस FIR में चलान बना के साथ पेश करने की मजाज होगी, क्योंकि यहाँ पर 40 नामलूम अफराद लिखे हुए हैं। तो उन्होंने जो 40 अफराद है उनकी गिनती भी तो पूरी करनी है ना। तो इसकी गिनती पूरी करने के लिए वो खुद भी कोशिश कर सकते हैं, किसी से मालूमात भी ले सकते हैं और
खुद भी जाके वो चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर ये इनको अब तफ्तीश की और ये बेगुनाह पाए गए या गुनाहगार पाए गए। ये तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा जुल्म है, इतने घर मुतासर हो जाती है जब गलत FIR काटी जाती है और एक बंदे के कहने पे ये FIR काटी गई है। जी बिल्कुल, ये जो एक बंदा है जिसने ये सारा वाकया लिखा, और अगर आपको दूसरी FIR का जिक्र करें तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी कानून के बंदे ने, जो पुलिस एहलकार है उन्होंने खुद इनको बैठाकर जो है वो कहा कि आप इस तरह की FIR लिखे। जो वाकया थाना सिटी रायगढ़ में हुआ है उनकी FIR जो अगर आप बड़े गौर से देखें तो उसके अंदर भी 30 से 35 अफराद के मुतल्लिक ये लिखा गया है कि वो जो है नामालूम अफराद है और 3 अफराद जो वो है जो नामजद है। तो उसका जो मजमून सामने आया वो भी बहुत अजीब किस्म का है। जी जरा उसके बताइए। अंदर भी जी उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो है मोहम्मद महमूद अहमद और हामिद और शाहिद वगैरह ये जो अफराद हैं, ये अब उसका लफ्ज आप सुनिएगा जरा जो उन्होंने लिखा हुआ है। अंदराज मुकदमा बावजह दानिस्ता रोजाना अलानिया बावकत नमाज बिला दरिया बरमला तोहीने शायर इस्लामी व आईनी कानून शिकनी देने की तरतीब खून रेजी नक्सी अमन व फसादी अर्ज जनाब अली गुजारिश है। ये सारी वो कानून की जुबान है जो पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं। आप बंदे को तो इस चीज का पता ही नहीं है। और उन्होंने फिर इसके अंदर लिखा है कि जी 14/3/2025 को तकरीबन 1:30 बजे मदीना मार्केट में जो है बर्फ खाने के पास मुलजमान महमूद शाहिद और हामिद वगैरह जो है कादियानी इमारत के सामने अपना जुमा की अदायगी के लिए खड़े हुए थे। अब इनको यानी कि ये भी पता लग गया कि कोई बंदा अगर किसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा है तो वो किस काम के लिए खड़ा है, तो क्या जुमा पढ़ने के लिए आया है, किसी काम के लिए आया है। तो ये एक बिल्कुल मजाक खेल किस्म की FIR है। और आखिर में एक लाइन आपको बताता हूँ कि वो लिखते हैं कि जुर्म से मना करने के बावजूद वहां मुस्लिम मस्जिद की तर्ज पर इबादत का कायम की जा चुकी है और 30 से 35 अफराद मुल्ज़मान शायर इस्लाम नमाज जुम्मा पढ़ाने के लिए वहां पर आते हैं और शायर इस्लाम की दीदा जिस्ता कार्रवाइयों में मसरूफ रहते हैं। चूंकि ये कादियानी तस्लीमी तौर पर गैर मुस्लिम है और बरू बराए तनाज़ा कादियान किसी शायर इस्लाम की तंबीह ना कर सकते हैं, इसलिए इनको जुम्मा के शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी की वजह से मना किया गया। यानी कि ये लोग ये भी साबित करना चाहते हैं कि हमने उनको मना किया है लेकिन उन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी और हमने ये FIR दे दी। तो यहाँ पर तो सिर्फ 298C का जो है वो दफात के तहत 3 नामजद मुल्ज़मान और 30 से 35 अफराद वो है जो नामालूम है, उनके ऊपर जो है उन्होंने ये FIR की गई है। तो ये लाहौर के अंदर 2 वाक़यात हुए थे जिसकी आपको रिपोर्ट दी गई थी, तो उसकी अंदर ये दोनों पे FIR हो चुकी है, थाना सिटी रायगढ़ में और दूसरी थाना इस्लामपुरा में। अच्छा सर, एक चीज देखी मैंने FIR में कि मोबाइल नंबर लिखा हुआ है वहां पे, और ये फिर इनके पास कैसे, इनको कैसे पता चला कि ये इस बंदे का मोबाइल फोन नंबर है? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो वो पहला नाम ही लिखा हुआ है कि इमरान वल्द नामालूम मुरब्बी, फोन नंबर उनका आगे लिखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो मालूमात है जो कादियानी इबादतगाह के कुर्बो जवार में लोग रहने वाले हैं उन लोगों से ली गई है। किसी को नाम पता है, किसी को वल्दियत पता है, किसी को टेलीफोन नंबर पता है, वहां से इकट्ठा करके तो एक दरखास्त बनाई और दरखास्त बनाने के बाद पुलिस के हैंड ओवर कर दी और वहां से इसके ऊपर उन्होंने FIR दे दी। अब बाद में एक जगह पे लिखा हुआ है अख्तर वल्द नामालूम, वसीम वल्द नामालूम, यानी कि 3 से 4 अफराद वो हैं जिनकी वल्दियत ही नहीं मालूम कि वो कौन से लोग हैं। हालांकि कानून ये कहता है कि जब आप 154 की जो कार्रवाई के तहत जब FIR करते हैं तो उसमें उस बंदे का शनाख्ती का नंबर, उसका नाम, उसकी जात, उसका पूरा एड्रेस, हर चीज लिखी होनी चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से कानून कार्रवाई कर सके। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब ऐसे लग रहा है जैसे एक प्लान तरीके के साथ इसको बनाया गया है और इसके बाद इसको आगे जाके इम्प्लीमेंट किया गया है। अब जरा ये बताइए कि जो इस्लामपुरा आप बात बता रहे हैं, वहाँ जो मस्जिद है वहाँ क्या हालात हैं? अब नमाज वगैरह वहाँ पे हो रही है, ये बंद हो गई है? जी नहीं, वो कल उन्होंने जो है वो जो अफराद आए थे वहां पर उन्होंने वहां पर ताले लगा के उसको लॉक कर दिया है और लॉक करने के बाद वहां पर उनकी जो तंजीम है DLP उनके एहलकार जो है वो तकरीबन रात देर तक वहां पर 4 से 5-6 अफराद वहां पर मौजूद रहे हैं। और इसी तरह आज के दिन भी उनके जो कुछ अफराद थे वो वहीं पर मौजूद थे, उसको उसी वक्त लॉक कर दिया गया था, वो बिल्कुल बंद है। तो जो रायवंड वाली है? जी रायगढ़ वाली भी जहाँ पे FIR हुई है वहां पर भी इस सारी कार्रवाई के बाद जब वो मीनार वगैरह को गिरा दिया गया और ये अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके तो ये इसको बंद किया गया, तो उसके बाद वो भी जो है वहां पे पुलिस की नफरी मौजूद है और उसको भी बिल्कुल लॉक कर दिया गया है।
इसका मतलब ये है कि एफआईआर काटने का मकसद ये भी था कि अब ये लोग दोबारा यहाँ पे ना आए, बेहतर ये है ना? जी, बिल्कुल यही मकसद है कि जैसे इसके अंदर एक बात वाज़ेह लिख दी गई है कि 30 से 35 अफराद वहाँ पर है रायगढ़ में और 40 के करीब जो अफराद नामालूम है वो इसमें शामिल है। यानी कि अगर कोई बंदा भी उस इबादतगाह के करीब जाता है तो ऑटोमेटिकली अगर वो पुलिस उसको पकड़ लेती है, कार्रवाई के चालान बना के पेश करना है, तो वो पुलिस जो है वो इसका हक रखती है कि उसको पकड़ ले और गिरफ्तार करके उसको एफआईआर में शामिल कर ले। तो इस वजह से भी अब वहाँ पर जो जितनी देर तक ये सारा चालान बना के इसकी प्रोसीडिंग नहीं मुकम्मल होती, इसलिए वहाँ पे अब जा नहीं सकते, उसको लॉक रखा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा हमारे देखने वाले को बताइए कि चालान अब कैसे बनेगा, वो क्या तरीका कार है? चालान तो अभी तक तो नहीं बन सकता। चालान के लिए ये होता है कि जिन अफराद के नाम लिखे गए हैं पुलिस जो है उनको ट्रेस करेगी। उनको ट्रेस करके असूल ये कहता है कि जब एफआईआर हो जाए तो 24 घंटे में उन अफराद को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के पास पेश करना पड़ता है ताकि उनका चालान आगे जाए और फिर वो मजिस्ट्रेट साहब से इनके बारे में या तो रिमांड लिया जाए या उनको जुडिशल करके जेल भेज दिया जाए और उसके बाद फिर उनका चालान मुकम्मल करके फिर उसको आगे अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन अब ये जो अफराद का नाम यहाँ पे लिखे जा चुके हैं, इनको पहले पुलिस ने पकड़ना है, पकड़ के तो फिर इनसे इंटेरोगेशन करनी है, फिर वो एक कानूनी कार्रवाई करेंगे, एक वो जिम्मनी लिखेंगे कि हमने इन अफराद को पकड़ा है, ये लोग वाकई कसूरवार पाए गए थे, ये वाकई वहां पर नमाज़ जुमा के लिए आए थे, ये सारी तफसील जो है वो उसमें लिखी जाएगी। उसके बाद फिर इनको पकड़ने के बाद मजिस्ट्रेट साहब जो है दर्जा अव्वल उसके पास पेश किया जाएगा। फिर मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि क्या इनको मजीद रिमांड में पुलिस के हवाले करना है या फिर इनको जेल भेज देना है। तो जब पुलिस की ये कोशिश होती है कि हम इनको रिमांड पर ले लें मजीद 4 से 5 दिन के लिए, ताकि मजीद इनसे पूछताछ कर सके कि कौन कौन से लोग मुलव्वस है, कहाँ कहाँ रहती है, हम उनको भी पकड़ सके। तो दूसरे जो वकला होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि इनको जुडिशल करके जेल भेज दिया जाए ताकि ये वहां पर जाके जब तक अब केस चलता रहेगा, तो ये वल्लाह अल्लाह कब तक केस चलता है जब तक ये बंदे पूरे नहीं हो जाते, इसकी पूरे डॉक्यूमेंट सामने नहीं आते। 40 अफराद जो है वो भी लिखने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद फिर इसकी सारा चालान बनाकर तो फिर ये अदालत में जाता है। तो उसी दिन में आपका केस जो है वो पहले मजिस्ट्रेट के पास जाता है, मजिस्ट्रेट अगर बेल नहीं देता तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जाएगा और सेशन जज भी अगर इस केस के अंदर जो अफराद अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनको जमानत के लिए अप्लाई करेंगे। अगर वो भी नहीं करता तो फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक लंबा प्रोसेस चलता है, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि बाज़ बात 6 महीने लग जाते हैं, बाज़ बात साल लग जाता है, बाज़ बात 2 साल भी लग जाते हैं जमानत होते होते। अभी तक गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं, कोई है आपके पास इतला? रायगढ़ से तो 3 की इतला थी कल। जी, रायगढ़ में तो 2 अफराद के मुतल्लिक थी कि जो उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था। एक अफराद जो है लड़का उनका वो पुलिस के अभी पास नहीं था। 2 अफराद की हमारे पास इत्तलात है कि वो पुलिस की कस्टडी में है। रायगढ़ जो वाक़या एफआईआर हुई है 20/55/2025। तो लेकिन ये जो लाहौर में वाक़या है जो हुआ था यहाँ पे इस्लामपुरा में, यहाँ पर कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, बल्कि एक आपको बताया था कि एक बुजुर्ग आदमी थे जिनको पुलिस ने उस वक्त अरेस्ट करके पुलिस ने तहवील में ले लिया था, लेकिन फिर पुलिस ने रात के तकरीबन को 10 बजे के करीब उनको रिलीज कर दिया था। इसलिए वो जो एक अफराद जो पुलिस की कस्टडी में थे वो भी जो है वो रिहा हो गए थे और इस एफआईआर के मुताबिक ये जो 8 नामजद मुल्ज़मान है इनमें से अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये जो बुजुर्ग आप बता रहे हैं वो तो अभी जा रहे थे कहीं पे, तो उनको रास्ते से पकड़ लिया था ना? जी, वो जा रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि ये जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम ये घर से निकले हैं, जो टीएलपी के एहलकार गली में खड़े थे जहाँ पर ये इबादतगाह बनी हुई है। तो उन्होंने ये बताया था कि ये जो बुजुर्ग आदमी है वो ट्रेस करने वाले जो गली में करीब लोग रहते हैं वो पहचानते हैं लोगों को। तो उन्होंने ये बताया था कि ये जो बंदा है ये यहाँ पर हमारे जुमा के लिए आ रहा है। तो वहां पर जब वो पहुंचे हैं गेट में तो वहां से फिर उनको उन्होंने पकड़ लिया है। पकड़ के तो फिर पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठा दिया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर वहां से उनको किसी और जगह पे जो है वो शिफ्ट कर दिया था और पुलिस ने शुरू में जो मौका बयान किया था वो यही था कि हम इनको अपनी तहसील हिफाजती तहवील में लिया है ताकि यहाँ पर ये जो एहलकार खड़े हुए हैं ये इसको यहाँ पर कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो अभी तक हमारा इस पे कोई इरादा नहीं है एफआईआर का। लेकिन फिर ये जो वाकया हुआ था 12:30 बजे से लेकर तो रात तक फिर उनको एक जगह पर रखा हुआ था। तो फिर रात 10 बजे के करीब जाके उनको वहां से उन्होंने रिहा किया था। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये हमारे ब्यूरो चीफ थे पाकिस्तान से, और कोई जा रहा है कोई आ रहा है, खुद ही हिसाब किताब लगा लेते हैं कि ये कौन सा टाइम है। ये जनाब जुमा पढ़ने जा रहा था, ये इफ्तारी के लिए जा रहा था, ये सहरी के लिए उठा है, ये लाइट बली है। ये सारा काम मुझे समझ नहीं आ रहा कि
अपनी इबादत जो इन्होंने करनी थी वो तो गई, जो दूसरों की इबादत है वो देख लें आप कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इतनी लंबी चौड़ी FIR काटी जा रही है, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही, बड़े ही अफसोसनाक वाक़यात है। किसी को नमाज से रोकना, और आपको पता है कि अपनी इबादत भी ज़ाया की और दूसरों के लिए भी परेशानी बनाई। 298 या 95 सी FIR काटी जाए तो पता ही है पाकिस्तान में फिर किस तरह मुश्किल का सामना करना पड़ता। अगर और भी कोई अपडेट हुई तो आपको बताएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। जर्मनी में एक ऐसा खौफनाक हादसा पेश आया, और मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी में कवानीन काफ़ी सख्त भी कर दिए गए हैं। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए नए कवानीन ऐसे ही हैं कि आपको अगर पता चलेगा तो ज़ाहिर है आप एहतियात करेंगे, अगर नहीं पता चलेगा तो जो लोग एहतियात नहीं करते उनको वैसे कवानीन की परवाह नहीं होती है। आज का जो मैं केस सुना रहा हूँ, ये 2 लड़कियां घर से निकलती हैं, एक 23 साल की है, एक शायद दूसरी 22 साल की है, दोनों जर्मन है, और वो पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल वगैरह डलवा रही हैं। वहाँ से डलवा के जैसे ही वो बाहर निकली तो वहाँ पे 2 गाड़ियाँ जो थी वो रेस लगा रही थी। अंदाज़ा लगाएं ये हालात है वहाँ पे कि जो यंग लड़की हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कवानीन क्या बन रहे हैं, सख्ती हो रही है या नहीं हो रही। और फिर एक गाड़ी जिसके साथ उनकी गाड़ी टकरा गई उन लड़कियों की, और उसके बाद जनाब दोनों लड़कियां जो है वो मौका पर ही अपनी जान से चली गई। और जो दूसरी थी एक शायद भाग गया है, एक को पकड़ लिया है, वो भी ज़ख्मी है। लेकिन दोनों जो थे, ये बताया जा रहा है कि इतनी ओवर स्पीड थी उनकी कि वो इतने मस्त थे रेस में कि उनको पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा हादसा होने वाला है। और वो इस बारे में जो कुछ भी है थोड़े दिनों में आपके सामने लेके आएंगे। अभी जो दूसरा है, जो हमारी इत्तला है, पकड़ा नहीं गया, मगर पुलिस जो है वो ज़ाहिर है ढूंढ लेगी। जर्मन पुलिस है, जब देखेंगे कहीं ना कहीं CCTV होगा, कोई ना कोई जगह से मिल जाएगा। और ये दोनों लड़कियां जो थी, ये बेचारी, इनका कोई कसूर नहीं था, इनको पता ही नहीं था कि ये घर से निकली हैं और मौत इनका इंतज़ार कर रही है, और फिर दोनों जो है मौका पर ही जान से चली। ये बात इसलिए मैंने बताई है कि हमारे जो नौजवान लड़के हैं, पाकिस्तानी भी हैं, वो भी कई जगह बेहतियाती करते हैं, और अब जर्मनी में कवानीन भी सख्त कर दिए गए। इस बार मैंने वैसे प्रोग्राम किया था, लेकिन मैंने सोचा आज फिर एक दफ़ा आपको बता दें कि जो ड्राइविंग करते हैं लोग, उन्हें अब बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। अब ये जिस लड़के ने काम डाला, ज़ाहिर है उसकी फिर तो चलेगी ड्राइविंग लाइसेंस, मगर बाद में अदालत में भी जाएगा, कौन सी दफ़ा लगती है। और ये कोई हादसा जो होता है वो तो होता है, चलो जी आप लिमिट में जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि 100 की स्पीड थी वहाँ, और सिटी में 50 स्पीड होती है, 60 होती है किसी जगह पे, तो अब एक जगह पे 30 भी होती है। ये आपने खुद देखना, मेरे पे नहीं रहना, वो बोर्ड पढ़ना। तो कई जगह 20 भी हो सकती है। तो हर चीज़ चेक करके तो आपको फिर ड्राइविंग जो है वो करनी चाहिए। अब जनाब मोबाइल फ़ोन वगैरह जो लोग इस्तेमाल करते थे उनके लिए भी सख्ती है। जो ओवर स्पीड है, कम से कम 75 यूरो से ऊपर आपको जुर्माना आएगा। वो 20, 30, 40 वाली पिकनिक जो है वो ख़त्म होगी। पार्किंग ही बताया जा रहा है कि 100 यूरो तक जुर्माना होगा। और इसी तरह जो भी लोग ओवर स्पीड है, मुख्तलिफ उन्होंने कैटेगरी बताई है, मोटरवे की कुछ और है, दूसरी और कुछ और है। इस पर एहतियात करने की ज़रूरत है। मगर जो इस तरह के हादसा होते हैं और जिसमें अपनी गलती कोई नहीं होती, ये है एक बड़ा अहम सवाल कि जो बंदा निकला है घर से, जिस तरह ये दोनों लड़कियां निकली हैं और इनकी कोई गलती भी नहीं, और बेचारी जो है वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। और आप अंदाज़ा लगाएं, 23 साल की उम्र, अभी इंसान अपने आप को संभालता है, दुनिया भी नहीं देखी होती। लेकिन यहाँ पे जर्मनी वगैरह में या यूरोप में हादसा तो बहुत कम होते हैं हमारे ममालिक की निस्बत। अभी मैं कल देख रहा था, शायद ये लालिया का इलाका है, वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ, 6 लोग जान से चले गए। और
कई जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अब वहाँ पे बाकायदा तौर पर पुलिस 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, बता रही थी। लेकिन हमारे मुल्क में तो मामूल है, कोई इतना बड़ा काम नहीं। मगर जर्मनी जैसे मुल्क में जब आप ओवर स्पीड चला के लोगों को इस तरह मारेंगे तो ज़ाहिर है फिर वहाँ पे लोग जो है सोचते हैं कि जनाब यहाँ भी गैर कानूनी तौर पर इस तरह इतनी तेज़ ड्राइविंग की जाती है। अब पुलिस ने वहाँ पे मुख्तलिफ तरीके जो शुरू किए हुए हैं उनमें तेज़ी आ जाएगी और वो आपको पता चल जाएगा जब आपकी तस्वीर आएगी कि कितनी अच्छी क्वालिटी की तस्वीर आती है। कैमरे लगा दिए गए हैं और कई जगह पे तो ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं, वो रोड पे आपने देखे होंगे, एक वो लगे होते हैं पोल से, बोझ से, छोटे से पतले से डंडे से लगे होते हैं, उनके दरमियान भी कैमरे लगाए जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी मंजी ठुक गई है। मैं सादा लफ्ज़ों में बता दूँ ना, हमारे कई देसी लोग जिनको समझ नहीं आती, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में कैमरे लगाने का प्रोग्राम बनाया गया। मुल्क को पैसे चाहिए तो वो पैसे वहाँ से ही लेने हैं। और ये भी मैं बता देता हूँ कि पॉइंट 8 हैं जर्मनी के जो फ़िरोशाइन के हैं ड्राइविंग लाइसेंस के। तो जो लोग यूरोप से भी जाएं उन्हें भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए। ये नहीं कि आप के ज़हन में एक चीज़ हो कि जर्मनी में कोई लिमिट नहीं स्पीड की, ये सब कहने की बातें हैं। कई जगह पे ऐसे है मोटरवे पे, मगर हर जगह पे इस तरह की पिकनिक नहीं है, तो एहतियात करनी पड़ेगी। नाज़रीन, वहाँ पे जो जर्मनी में आप देखते हैं हालात, या इंग्लैंड वगैरह तो चले मुख्तलिफ है, यहाँ भी हादसात हो जाते हैं। ये नहीं बात दुनिया में किसी मुल्क में भी हो जाते हैं, लेकिन जो वहाँ नौजवान नस्ल है वो आपने हर जगह पे देखा, कहीं पे उन्होंने म्यूज़िक लगाया हुआ है, कहीं पे कुछ लगाया, उनको पता नहीं चलता। और फिर उनको ये ख्याल नहीं, उम्र ऐसी होती है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आपकी जो यंग उम्र है आप दूसरों को भी ले डूबें। अब बेगुनाह लोग जो हैं इस तरह ज़िंदगी से चले जाए, कितना अफसोस होता है। जर्मनी की तमाम न्यूज़ चैनल जो हैं इस पर काफ़ी बातचीत कर रहे हैं, मगर क्या किया जाए, आए दिन कोई ना कोई ऐसे वाक़यात जर्मनी में होते हैं जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। कभी आपने देखा वो मानहेम में गाड़ी लेके निकल आया, वो भी 2 बंदे ले गया। इसी तरह कभी कभी कहीं, कभी कहीं। मुझे याद है मैं काफ़ी देर पहले की बात है, बताने लगा आपको कि सिर्फ ट्राई लेने के लिए गाड़ी पे निकले। BMW गाड़ी थी, BMW, और एक साथ वैसे ही बैठ गया। गाड़ी नहीं ली थी, शायद लेनी थी। जो साथ बैठा वो गाड़ी में कहीं आग लग गई, दरवाजे जो लॉक हो गए वो खुले नहीं, तो जो साथ था वो भी बेचारा मर गया, और जो जिसने गाड़ी नहीं ली थी वो भी मर गया। आग कैसे लगी ये तो मुझे अब याद नहीं, पुरानी बात है। तो हादसा तो हो सकते हैं, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। कई दफ़ा बंदे के ज़हन में भी नहीं होता कि मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वहाँ पे मौत मेरा इंतज़ार कर रही है। तो ज़िंदगी में रिस्क तो है सारा कुछ, मगर बेगुनाह लोग मारे जाएँ तो अफ़सोस तो होता ही है। तो जनाब, अब जर्मनी के जो कवानीन सख्त किए गए हैं उन पर अमल करना पड़ेगा। और ये भी मैं बता दूँ आपको कि ये जो मोटरवे पे लोग जाते हैं और समझते हैं कि हम जो मर्ज़ी करते फिरे, मैंने वहाँ पे देखा पुलिस वाले जो हैं वो सिविल गाड़ियों में पीछे बाकायदा तौर पर वीडियो कैमरे लगा के वो चेक कर रहे होते हैं और वो रोक लेते हैं। फिर पॉइंट लगते हैं, जुर्माने होते हैं। फिर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के भी आप वहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप यूरोप से कहीं से गए हुए हैं वहाँ पे, तो आप 6 माह के अंदर अपना ड्राइविंग लाइसेंस फिर शायद वो चेंज करना होता है आपने, अगर आपने वहाँ पे अनमेल्डिंग करा ली है तो। अगर अनमेल्डिंग नहीं कराई तो फिर 3 माह तक आप वहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। तो ये कवानीन जो भी हो, रिसर्च इसकी करनी चाहिए। हम इसलिए आप लोगों को बताते रहते हैं कि कुछ ना कुछ पता चलता रहता है। लोग बड़ा शुक्रिया अदा करते, कई कहते बड़ा ज़बरदस्त है कि आपसे हमें मालूमात मिलती हैं, और ये चैनल भी आप लोगों का ही है। तो जनाब, बड़ी एहतियात करें, और जो यंग लड़के हैं अपने उनका भी ख्याल रखें। अभी शायद ऐसे भी कवानीन आने वाले हैं कि जो यंग है 25 साल से कम, उनके लिए कोई लिमिट मुकर्रर की जाए कि ये इतनी बड़ी गाड़ी चला सकते हैं, PS जिसे आप कहते हैं, बड़ी गाड़ियाँ नहीं चला सकते। वहाँ पे ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ देखती है। मुझे याद है कि
जो अब मैं हादसा को बता रहा हूँ, पुरानी बात है, हैम्बर्ग की। एक रोड था, तो वहाँ पे एक लड़की इसी तरह बच्ची थी, वो हादसे का शिकार हो गई थी। तो बाद में वहाँ पे 20 या 30 की लिमिट लगा के उन्होंने फिर कैमरे लगाए, और लोग जो थे फिर उस चीज़ का ख्याल रखते थे, क्योंकि जर्मनी जैसे मुल्क में छोटी छोटी चीज़ के ऊपर भी गौर किया जाता है, जिसकी वजह से किसी की जान न जाए, किसी का नुकसान ना हो। अभी इन लड़कों के साथ क्या होगा, क्या कवानीन है जर्मनी के, उसी के मुताबिक इन्हें ज़ाहिर है कोई ना कोई सज़ा तो होगी, लेकिन पता नहीं अब ये कितनी उम्र के हैं। अगर ये बहुत छोटी उम्र के हुए तो फिर भी कोई इतनी बड़ी सख्त सज़ा नहीं होगी, लेकिन जो लोग इस दुनिया से चले गए उन्हें तो वापस नहीं आना। और बाद में अभी पता चल रहा है कि शायद इनके पास कोई इलीगल बात सामने आ जाए कि फिरोशन है भी है या नहीं है, किसी के पास क्या हालात है। जैसी कोई अपडेट होगी किसी प्रोग्राम में उसका जिक्र कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब, सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इंग्लैंड में किसी से मिलने के लिए गया, कोई दोस्त थे, तो गपशप हुई, तो प्रोग्रामों के मतलब बातचीत हुई, तो कहते बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके प्रोग्रामों में मिलती है, और बातों बातों में बताने लगे कि ये पूरा रोड इमिग्रेशन वालों ने कुछ दिन पहले जो है इसको ब्लॉक किया, और यहाँ पे बाकायदा तौर पर छानबीन की, दुकानों की, लोगों के कागजात चेक किए। और जब इस पर मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि लंदन में कोई 3000 के करीब इस वक्त इमिग्रेशन, पुलिस या जो भी इदारे हैं इस काम पे लगाए गए। जो गैर कानूनी तौर पर लोग रहते हैं उनको पकड़ेंगे और फिर जुर्माने होंगे, उनको वापस भेजेंगे। जिन लोगों ने भी ऐसे लोगों को काम पे रखा हुआ है उनको भी जुर्माने होंगे, और जिन लोगों ने रहाइश के लिए भी ऐसे लोगों को घर दिए हुए हैं उनको भी जुर्माने होंगे। अब यहाँ जब मैंने थोड़ा सा पता किया तो पता चला कि जो लोग पकड़े गए हैं जिनका तल्लुक इंडिया से भी है, और उनके पास बिल्कुल ही कोई पेपर नहीं थे जहाँ इंग्लैंड में रहने के। शायद पाकिस्तानी भी पकड़े गए हों, मगर इंडियन की तो खबर है हमारे पास, और उनको अब वापस भेजा जाएगा इंडिया में। लेकिन जो प्रोग्राम का मकसद है वो ये है, इससे पहले मैं वैसे कई दफ़ा आपकी तवज्जो दिला चुका हूँ कि जिसको भी आप रहाइश पे दें, घर दें, उसके साथ एक तो एग्रीमेंट ठीक करें, और दूसरा ये है कि किसी ऐसे बंदे के साथ एग्रीमेंट घर का ना करें जिनके पास यहाँ का स्टेटस ना हो। और आपको अब इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ के पेपर उसके जो भी हों, रेजिडेंट परमिट वगैरह, रहायशी वीज़ा जो कोई भी हो, या नेशनलिटी, उसकी भी कॉपी वगैरह लें उससे, और चेक करें कि ये लीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं लोग। जिस तरह काम पे आप लोग जो ज़ाहिर है काम करते हैं तो वहाँ पे पेपर देखते हैं, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होगी, वरना आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। फिर एक और यहाँ पे बहुत इशू है, खासकर इंग्लैंड में, ये उन लोगों के लिए जिनके अपने घर हैं। वो जब किराए पे दे देते हैं तो लालच में आ जाते हैं कि चलो पैसे आ रहे हैं तो कोई बात, मगर वहाँ पे अब ये होता है कि आपसे किसी ने घर लिया, आगे उसने गैर कानूनी तौर पर लोगों को घरों में डाल दिया। मैंने कई दफ़ा बताया कि कई घरों से बड़ी तादाद में लोग जो है वो पकड़े जाते हैं, और जो मालिक मकान उसको पता नहीं होता, उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता, या कई मालिक मकान है जो दूसरे मालिक में रहते हैं, लेकिन आपने जिसके साथ एग्रीमेंट किया जिम्मेदार तो वही है। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, यानी कि मालिक मकान जिम्मेदार है। लेकिन ये चीज़ें जो है फिर भी नज़र रखनी चाहिए मालिक मकान को भी कि कौन लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, बिल्कुल लवारस नहीं छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे जिन घरों पे छापे वगैरह पड़े इंग्लैंड में, पाकिस्तानी भी लोग हैं उसमें शामिल जिन्होंने रहायश दी हुई थी, और उनको भी अब जुर्माने होंगे, और बड़े भारी जुर्माने हैं। 150 वाली बात नहीं, 10-20 हज़ार की बात करें। हमारे एक जानने वाले थे, उनके रेस्टोरेंट पे छापा पड़ा, शायद 1 या 2 लोग पकड़े गए, 40,000 पाउंड का टीका उनको लगा। बाद में खैर रेस्टोरेंट भी बिक गया, और उससे पहले भी एक दफ़ा उसी रेस्टोरेंट पे छापा पड़ा, तो उस वक़्त जो वहाँ पे लोग पकड़े गए उनको भी जुर्माना हुआ। वो ज़ाहिर है फिर रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं।
लेकिन रेस्टोरेंट बंद हो जाए, दुकान बंद हो जाए, जुर्माना आपने देना ही देना है। ये नहीं कि जुर्माना माफ़ हो जाएगा। जो भी डायरेक्टर होगा कंपनी का, उसका ज़रा जवाबदेह होता है कि आपने जनाब ये बंदे इधर रखे क्यों। तो यहाँ पे जो गैर कानूनी तौर पर लोगों को घरों की रहाइश भी दे रहे हैं या फिर आप ये जनाब काम पे रख रहे हैं, बड़ी सख्ती कर दी गई है और बड़ी तेज़ी के साथ छापे जो हैं वो पड़ रहे हैं। पूरा रोड ही ब्लॉक कर देते हैं, सारी दुकानों की चेकिंग होती है, हर जगह पे फिर हर चीज़ की इंक्वायरी होती है और वो भागने नहीं देते। इतने पुलिस वाले आते हैं, इमिग्रेशन वाले आते हैं, ये फिर भागने वाला जो है वो सिलसिला नहीं होता और अक्सर लोग पकड़े जाते हैं। कोई एक आधा भाग जाए तो बड़ी बात है। यहाँ पे अपने देखने वालों को ये मैं बता देता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं या जो रख रहे हैं, उनके लिए अब इंग्लैंड में आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन जो है वो तंग की जा रही है। उनके लिए वो वाली पिकनिक नहीं रहेगी जिस तरह पहले की है और इंग्लैंड में हज़ारों लोगों को यहाँ पे उठा के बाहर फेंका जा रहा है, उनको उनके ममालिक में भेजा जा रहा है। और पिछली आपको रिपोर्ट बताई थी 18-20 हज़ार लोग हैं जो चंद माह में यहाँ से जिनकी छुट्टी करवा दी गई। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन यहाँ से लोगों को पकड़ा नहीं जाए। और जो 3000 लोग इसी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, उनको यही काम है कि उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ना और इस मुल्क से निकालना। अब देख लें, आप अंदाज़ा लगाएं कि 3000 लोग बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसे लोग जो पहले मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, होता ये कि कई लोग प्रोग्राम नहीं सुनते, उनके लिए फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि जो लोग ये रेंट पे पेपर देते थे आपने, NI नंबर फलां का चलता रहे और काम कोई और डालता रहे, वो भी पिकनिक ख़त्म। कई ऐसी वीडियो मैंने देखी यहाँ पे, ये जो साइकिल पे डिलीवरी करते हैं उनको मेहरान तक 4-4 पुलिस वाले आगे पीछे एकदम घेरे में लिया और उनके पेपर वगैरह चेक करने शुरू कर दिए। ये खाने शाने भी देते हैं, जो भी घरों में जाते हैं उनके लिए भी सख्ती हुई है। तो यहाँ पे जो गैर कानूनी यहाँ पे रह रहा है उसके लिए तो फटा हुआ वो तो चलो वापस गया, उसने जुर्माना कहाँ से देना है, उसके बाद पैसे नहीं होंगे। लेकिन जिसने रखा हुआ है उसके लिए बारे ये ठीक ठाक ट्रबल बन जाती है और इतना आसान नहीं फिर उसकी जान छूट जाए। पेपर गंदे होते हैं, नाम गंदा होता है और वजह यही होती है कि ये बंदा सस्ता मिल गया और दूसरा महंगा था, क्योंकि इंग्लैंड में लेबर की काफ़ी प्रॉब्लम हुई है जब से यूरोपीय यूनियन से अलहदा हुआ है। लेकिन जनाब आपने खुद अपना बंदोबस्त करना है। जो लोग भी मैंने जिस तरह तवज्जो दिलाई है वहाँ पे अपने पेपर वगैरह हर चीज़ चेक करने, जिन लोगों ने ये आर्जी तौर पर रेंट पे कर देते एयरबिन वगैरह बनाए हुए हैं, वो भी अपना जो भी रहने आए उसके पासपोर्ट की कॉपी लें, फाइल में लगाए, जो भी कंप्यूटर सिस्टम आपके पास है या उसमें आप सेव करें, मगर हर चीज़ जो है वो सेव करनी होगी। ये जनाब हमारा काम होता है आपको बताना, अमल करना ना करना आपका काम है। हर बंदे ने अपना साथ देना है। जो भी 18 साल से ऊपर है वो इसकी तो होती ही है यहाँ पे। अच्छा जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बार बार हम कहते नहीं, बोर्ड लगाया हुआ है, लोगों को खुद ही ख्याल आ जाता है। और जो लोगों ने नहीं किया हुआ अभी तक सब्सक्राइब, उन्हें भी चाहिए कि करें। हमारे कोई 1 लाख होने वाले हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। आज मैं चेक कर रहा था, कोई 97,000 के करीब माशाल्लाह पहुंच रहे हैं सब्सक्राइबर। तो 3000 या 3100 रहता है, तो गौर करें। और कई लोग होते हैं बेचारे बड़े सादा हमारे, वो सब्सक्राइब किया होता है, समझता हर दफ़ा करना होता है सब्सक्राइब। हर दफ़ा नहीं करना होता है, एक दफ़ा करना होता है। लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, वो एक अलग इशू है, लेकिन सब्सक्राइब आपने एक दफ़ा ही करना। तो जब आप दोबारा करते तो फिर बाहर निकल जाते हैं। जुड़े हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम।